इतिहास गवाह है कि इस देश में एक ऐसा भी नेता हुआ है जिसे हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक भी भाषा आती तो नेहरू की मौत के बाद वो खुद इस देश का प्रधानमंत्री होता। लेकिन वो कभी किंग नहीं बना, बल्कि हमेशा किंग मेकर ही बना रहा, और जिसकी बदौलत इस देश को पहले लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी के तौर पर प्रधानमंत्री मिले। इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में कहानी कांग्रेस के अध्यक्ष और तमिलनाडु के तीन बार के मुख्यमंत्री रहे के कामराज की, जिन्होंने पहले इंदिरा को देश का प्रधानमंत्री भी बनाया और फिर उन्हें इंदिरा को कांग्रेस से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1963। चीन के साथ युद्ध में भारत हार गया था और पूरा देश इसका ठीकरा सीधे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियों पर फोड़ रहा था। जाहिर था कि इस गुस्से का असर चुनावों पर भी पड़ना ही था, और वो पड़ा भी। 1963 में अमरोहा, फर्रुखाबाद और राजकोट लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और इन तीनों ही सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अमरोहा में जीत दर्ज की आचार्य जेबी कृपलानी ने, फर्रुखाबाद में जीत दर्ज की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और राजकोट में जीत दर्ज की मीनू मसानी ने। और इसके बाद तो पूरा विपक्ष एक सुर में जवाहरलाल नेहरू और उनकी नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने लगा। फिर से पूरे देश में लोकसभा के चुनाव की मांग होने लगी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज पंडित नेहरू के पास पहुंचे। दोनों के बीच संगठन को लेकर बातचीत हुई और तब कामराज ने सुझाव दिया कि अगर कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति को संभालना है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पद छोड़कर कार्यकर्ताओं की तरह काम करना पड़ेगा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि यह प्रस्ताव नेहरू ने दिया था, जिसे कामराज के नाम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने पेश किया गया। हकीकत जो भी हो, लेकिन हुआ ये कि कामराज के इस सुझाव को मंजूरी मिल गई और फिर कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्रियों और केंद्र के 6 मंत्रियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्रियों में खुद के कामराज, बीजू पटनायक और एस के पाटिल जैसे नेता थे, तो केंद्रीय मंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता थे। इस पूरे प्लान को कामराज प्लान कहा गया। कामराज प्लान के तहत इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई खुद के कामराज के सर। उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और लाल बहादुर शास्त्री बन गए बिना विभाग के मंत्री। नेहरू के बाद यही दो लोग कांग्रेस में सबसे ज्यादा ताकतवर की भूमिका में आ गए। लेकिन असली सवाल पैदा हुआ 27 मई 1964 को, भारतीय राजनीति के इतिहास की वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया। नेहरू के निधन के 2 घंटे के अंदर ही गुलजारीलाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन असली सवाल अब भी अपनी जगह पर था, नेहरू के बाद कौन? और इसका जवाब देने की जिम्मेदारी थी के कामराज के पास, क्योंकि वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सियासी फिजा में नाम गूंज रहे थे। नाम थे मोरारजी देसाई के, जो नेहरू सरकार में वित्त मंत्री थे। नाम लाल बहादुर शास्त्री का भी था, जो केंद्र में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। वैसे नाम तो इंदिरा गांधी का भी था, क्योंकि वो नेहरू की बेटी थी और 1959 के दिल्ली के स्पेशल अधिवेशन में वो 1 साल के लिए कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। खुद लाल बहादुर शास्त्री भी मानते थे कि अगर चुनाव हुए तो वो मोरारजी देसाई का मुकाबला तो कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन वो इंदिरा गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस मुकाबले को टालने के लिए शास्त्री ने 2 नाम सुझाए। पहला नाम जयप्रकाश नारायण का और दूसरा नाम इंदिरा गांधी का। जिस पर आम सहमति बन जाए वो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। बकौल वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, मोरारजी अड़ गए थे। बोले कि जयप्रकाश नारायण भ्रमित आदमी हैं और इंदिरा तो छोटी सी छोकरी हैं, इसलिए अगर मुझे प्रधानमंत्री पद का अकेला दावेदार मान लिया जाए तो मुकाबला टल जाएगा। ये बात अखबारों में भी आ गई कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और के कामराज पहले से ही ये तय कर चुके थे कि कुछ भी हो जाए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। 1 जून 1964 को के कामराज ने मोरारजी देसाई से मुलाकात की। बताया कि पिछले 3 दिनों में वो कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से मिल चुके हैं और ज़्यादातर की राय लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। मोरारजी हत्थे से उखड़ गए, लेकिन फिर कामराज ने उन्हें समझाया और फिर लाल बहादुर शास्त्री निर्विरोध देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। कांग्रेस को और देश को भी नेहरू का उत्तराधिकारी मिल चुका था। लेकिन कामराज के पास एक और बड़ी चुनौती सामने आई 11 जनवरी 1966 को, उस दिन जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। शास्त्री के निधन से सदमे में आए के कामराज ने फिर से गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया और फिर से तलाश शुरू हुई नए प्रधानमंत्री की, ऐसे नेता की जो नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी बन सके। इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री के निधन के 2 दिन बाद, यानी कि 13 जनवरी 1966 की रात को दिल्ली के 4 जंतर मंतर रोड बंगले पर कांग्रेस के पुराने नेताओं की बैठक हुई। के कामराज भी मौजूद थे। मौजूद नेताओं में से एक ने प्रस्ताव दिया, क्यों नहीं के कामराज को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए।
आखिर वो पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। इस प्रस्ताव पर कामराज तपाक से बोल उठे, नो इंग्लिश, नो हिंदी, हाउ। दरअसल कामराज को सिर्फ तमिल भाषा ही आती थी, न तो उन्हें अंग्रेजी आती थी और न ही हिंदी, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। और सवाल अपनी जगह पर कायम था, शास्त्री के बाद कौन? फिर से दो नाम उछले, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। लेकिन एक तीसरा शख्स भी था जो दावेदारी कर रहा था, और ये कोई और नहीं, खुद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। लेकिन इंदिरा गांधी के सलाहकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी बात कर इंदिरा गांधी के पक्ष में समर्थन जुटा लिया था। उस वक्त देश के 14 राज्यों में से 12 मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा के नाम पर हामी भर दी थी। सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई का समर्थन कर रहे थे। 19 जनवरी 1966 को वोटिंग हुई। लोकसभा और राज्यसभा के 524 सांसदों ने वोटिंग की ताकि वो देश का अगला प्रधानमंत्री चुन सकें। नतीजा आया तो इंदिरा को 355 वोट मिले थे, मोरारजी को सिर्फ 169, और इस तरह से इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बन गई। इस फैसले के पीछे के कामराज की मंशा एक तीर से दो निशाने लगाने की थी। पहला तो मोरारजी देसाई को किनारे लगाना, और फिर कांग्रेस में कमजोर स्थिति वाली इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाकर संगठन में खुद को और शक्तिशाली बनाना। लेकिन वो अपनी किसी भी मंशा में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। 1967 के चुनाव में जब कांग्रेस की दुर्गति हो गई और खुद कामराज चुनाव हार गए, तो इंदिरा ने कह दिया कि हारे हुए लोगों को पद छोड़ देना चाहिए। ये पहला बार था जिसे कामराज को झेलना पड़ा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। उन्होंने जिस इंदिरा को कांग्रेस में कमजोर समझा था, उन्हीं इंदिरा ने 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ताकत का एहसास के कामराज को करवा दिया। मजबूरन तब के कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद इंदिरा ने नई पार्टी बनाई, और अब की जो कांग्रेस है वो वही कांग्रेस है जिसे इंदिरा ने बनाया था। रही बात मोरारजी देसाई की, तो उन्हें तो इंदिरा ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हटा दिया था, और जब 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री आखिरकार बन ही गए। वहीं कामराज पार्टी के टूटने के बाद भी 1971 में लोकसभा का चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्होंने खुद को तमिलनाडु तक ही समेट लिया, और फिर 2 अक्टूबर 1975 को के कामराज का देहांत हो गया। हाँ, के कामराज ने इंदिरा के लिए जो किया था, उसका रिटर्न गिफ्ट इंदिरा गांधी ने के कामराज के निधन के बाद उन्हें भारत रत्न से नवाज कर दिया। इतिहास गवाह है में आज के लिए बस इतना है। फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई गवाही के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।